हम आजमगढ़ चलेंगे, अनुभव मौजूद हैं और उनके साथ वहां पर हैं आजमगढ़ के डीएम। अनुभव, बताइए क्या जानकारी। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी जी मौजूद हैं और हम जब यहाँ पहुँचे तो इन्होंने भी यही कहा कि अच्छा आजमगढ़ आप लोग विशेष तौर से आए। हमने कहा हाँ साहब, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला, आजमगढ़ की सीट है, काउंटिंग सर शुरू हो गई है और अभी क्या अगर हम कहें कोई आगे पीछे हुआ या अभी बंडल ही मतपत्रों के बनाए जाए? अभी काउंटिंग टाइम से शुरू होने के बाद फर्स्ट राउंड में सारे बैलेट बॉक्सेस खोल दिए गए हैं। अभी बंडलिंग की कार्रवाई इसमें चल रही है और मुझे हमारी सारी टीम्स पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, तैनात हैं, तो टाइमली मुझे लगता है काउंटिंग इसमें कंप्लीट हो जाएगी। ईवीएम वाला चुनाव तो है नहीं, जनप्रतिनिधि इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग करते हैं, तो इसमें कितना वक्त लगेगा और एक ही राउंड में क्या एक ही चक्र में सारी काउंटिंग हो जाए? देखिए, अभी जब बंडलिंग के बाद जिसमें वैलिड इनवैलिड वोट्स का सेग्रीगेशन होगा, उसके बाद स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी और अगर फर्स्ट राउंड में ही कोटा पूरा मिल जाता है तो मुझे लगता है कि जल्दी काउंटिंग हो जाएगी। बट अगर सेकंड वोट की प्रेफरेंस काउंट होगी तो इसमें टाइम भी लग सकता है। क्योंकि आजमगढ़ मऊ की जो सीट है तकरीबन 5,990 वोट कुल पड़े हैं, तो उसमें आजमगढ़ के वोट ज़्यादा हैं, तो ऐसा है कि आजमगढ़ का अलग गिना जाएगा, मऊ के वोट अलग गिने जाएंगे? सारे वोट साथ गिने जाते हैं, बंडलिंग सबको मिक्सिंग करने के बाद उसकी बंडलिंग होती है, ये क्लियर कट इसका प्रोसीजर है, तो वो सारी चीज़ें प्रक्रिया में अभी चल रही हैं। लेकिन कितना वक्त लगेगा? अभी प्रक्रिया चल रही, कितना वक्त लगता है अगर एक बार हम कहें कि सारे बंडल हो गए एक साथ? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बंडलिंग के बाद फर्स्ट राउंड में ही कोटा मिल जाता है तो ये काउंटिंग 2 घंटे में भी खत्म हो जाएगी। कोटा ये 51% का होना चाहिए या 50+1 वोट? ये जो कोटा निर्धारित है कमीशन के मानकों के अनुसार, उसी के हिसाब से ये निर्धारित किया गया है। पर यार प्रक्रिया समझा दें कि कैसे जिसको प्रेफरेंस में 1 वोट 1 नंबर मिला है उसके अलग मतपत्र रखे जाएंगे। देखिए, ये पूरा इसका प्रोसीजर है कि हम लोगों को एक कोटा निर्धारित करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला दिया गया है और जिसका नंबर 1 की प्रेफरेंस है उसको फर्स्ट राउंड में देखा जाता है कि अगर नंबर 1 प्रेफरेंस वाले को सारा का सारा जो कोटा निर्धारित है उसके ऊपर मिल गया तो उनको विनर माना जाता है। नहीं तो उसके बाद फिर हम प्रेफरेंस वोट पे जाते हैं, तो प्रेफरेंस वोट में जिसके सबसे लोएस्ट वोट होते हैं उसकी प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस को देख करके पूरी प्रक्रिया चलती है, तो इसमें समय लगता है क्योंकि फिर उससे वही काउंटिंग की प्रोसेस कराई जाती है। यानी 3,001 वोट यहाँ पाने हैं या 2,998 वोट पे ही जीत हो जाए? अभी मैं आपको अंदर जाके डिटेल जो फॉर्मूले में कैलकुलेट हुआ है उसके हिसाब से बताऊँ। तो ये आपने सुना, आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक फार्मूला है और उसी फार्मूले के तहत जिसको वोट मिल जाएंगे फर्स्ट प्रेफरेंस में वो विनर हो जाएगा और अगर नहीं मिलेंगे तब सेकंड प्रेफरेंस के जो वोट हैं वो काउंट होंगे। जी बिल्कुल, देखिए अनुभव लगातार आप जानकारी दे रहे हैं और अब हम रुख करेंगे रायबरेली का, जहां से पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे। पंकज, रायबरेली की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? जी, रायबरेली में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, मतगणना शुरू हुई थी, तो पहले जो बैलेट पेपर थे उनकी छटनी शुरू हुई। छटनी के बाद अब 9 टेबलों पर जो बैलेट पेपर है वो रख दिए गए हैं। काउंटिंग शुरू हो गई और 2 चरणों में पूरा होगा। जो मतगणना है 2 चरणों में पूरा होना है। रायबरेली में कुल 2464 वोट पड़े थे, जो 2480 वोट यहाँ पर टोटल थे, जिसमें 2464 वोट पड़े थे। तो लगभग 9 जो टेबल है, 9 टेबलों पर मतगणना शुरू हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन अभी कौन आगे है कौन पीछे है इसकी जानकारी अभी तक अंदर से नहीं आई है, जो रूम है वहां से नहीं आई है। फिलहाल काउंटिंग शुरू हो चुकी है, 9 टेबल है, 9 टेबलों पर ये कंटिन्यू चलेगा। लगभग 2464 जो मत है वो पड़े थे यहाँ पे, तो ये माना जा रहा है कि लगभग 12 से 1 बजे तक ये सब फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ पर जो चल रही है उस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। पंकज, वहाँ पर भी काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, ये जानकारी आपने दी है और जल्द ही पूरी तस्वीर वहाँ की भी साफ हो जाएगी, ये आप कह रहे हैं। लखनऊ का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं, वहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, वहाँ की तस्वीर आपको क्या दिखाई देती है? कड़ा मुकाबला सपा बीजेपी के बीच में, लेकिन बड़ी जानकारी आपने ये दी कि भाजपा के उम्मीदवार वहाँ से आगे चल रहे हैं। अभी ताजा जानकारी क्या है? देखिए, दर्शकों को बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रामचंद्र प्रधान, वो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव आएंगे और मेरी आपसे गुजारिश है कि तब तक हमारे दूसरे साथियों तक आप बात
करें। और मैं चूंकि कलेक्ट्रेट के पास हूं, कलेक्ट्रेट के पास वो आ चुके हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको सीधे सीधे दर्शकों को सुनवाऊं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे जो साथी दूसरे शहरों से जुड़े हैं उनसे आप कनेक्ट हों और मैं 1-2 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा कैंडिडेट के पास और उम्मीदवार के पास पहुंचिए, हम आपके पास आएंगे, आपके पास आके हम तमाम जो जानकारी है वो लेकर पहुंचेंगे अपने दर्शकों के पास। लेकिन सनुज क्या कुछ हमें बता रहे हैं, आइए मेरठ का हाल जान लेते हैं। सनुज, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है, अभी फिलहाल कितने की बढ़त नजर आती है, किसी उलटफेर की संभावना है या नहीं? देखिए, फिलहाल किसी बड़े उलटफेर की संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे कि मतगणना शुरू हुई बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने बढ़त बना ली। बढ़त भी काफी बनी हुई है और उसको पार पाना मुझे लगता है किसी भी प्रत्याशी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि जब तक मतगणना पूरी ना हो जाए तब तक तस्वीर साफ नहीं होती है, लेकिन प्रारंभिक रुझानों से काफी तस्वीर कुछ हद तक साफ भी हो जाती है। यहाँ देखिए, पूरे कांटे का मुकाबला है, इस बात की जो चर्चा है वो चल रही थी। लेकिन जिस दिन मतगणना होती उस दिन ही आधी तस्वीर साफ हो गई थी कि बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज का जो पलड़ा है वो काफी भारी है। जो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी ने सुनील लोहटा को मैदान में उतारा है वो सेकंड नंबर पर है। दूसरी बात और करूं कि कुल जो 6 प्रत्याशी हैं वो यहाँ चुनाव मैदान में है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए, मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, चूंकि 12 साल बाद यहाँ पर वोट हो रही है। 2010 में यहाँ पर वोटिंग हुई थी मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट को लेकर, तो जो प्रशांत चौधरी हैं बीएसपी के वो एमएलसी बने थे। 2016 की बात कर ले तो चुनाव ही नहीं हुआ था, जो समाजवादी पार्टी की चूंकि उस दौरान सरकार थी और जो राकेश यादव थे, राकेश यादव यहाँ पर निर्विरोध एमएलसी बन गए थे। और अब 2022 में यहाँ पर वोटिंग हो रही है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं और 4140 के करीब जो वोट है उनकी गिनती होनी है। 14 टेबल है, तो लगता है कि 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है, चूंकि इससे ज्यादा वक्त लगने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पूरे बैलेट पेपर खुल चुके हैं, गिनती धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और अभी तक शुरू से ही ये भी देखा जाता है कि देखिए, शुरू से ही अगर कोई प्रत्याशी बढ़त बना लेता है, एक तरीके से कहा जाता है कि ये सत्ता का चुनाव होता है, तो सत्ता के चुनाव में बीजेपी बढ़त बनाए, ये बिल्कुल इस बात की प्रबल संभावना रहती है। जिस तरीके से दोनों ही प्रत्याशियों ने कांटे का मुकाबला रखते हुए पूरे गांव-गांव, गली-गली, चूंकि ये 4 जिलों का चुनाव है। मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट की बात बताऊं तो मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और हापुड़ 4 जिले आते हैं। सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र भारद्वाज शुरू से ही बढ़त बनाए हुए, उससे तस्वीर आधी साफ हो गई है। बाकी तस्वीर कुछ घंटों बाद साफ हो सकती है, लेकिन तमाम प्रत्याशी हो या समर्थक हो, ये जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं, ये यहाँ पर मतगणना चल रही है और इसके ठीक बाहर की तरफ जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं वो डेरा डाले हुए हैं। हालांकि सत्ता का ही दबदबा रहता है, यही हर बार देखा गया है, इतिहास इसकी गवाही भी देता है और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरठ में भी। आप ये जानकारी दे रहे हैं, हमारे सहयोगी नीतीश भी लगातार बने हुए वाराणसी से। नीतीश, कोई तस्वीर वहां से साफ होती हुई दिखाई दे रही है क्या? प्रथम चक्र की अगर बात करें तो प्रथम चक्र की मतगणना पूरी हो चुकी है, अभी का अपडेट आपको बता दूं। और नेक टू नेक फाइट, बनारस में नेक टू नेक फाइट, आपको हम तस्वीरें विशेष तब तक दिखाते रहिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो देखते रहे कि मतगणना कितनी तेजी से और लगातार यहाँ पे जारी है। तो अभी का जो अपडेट है आपको बता दूं कि बनारस में अन्नपूर्णा सिंह की बढ़त जारी है। जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, जब से शुरू में अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी थोड़ी देर के लिए आगे जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद तत्काल अन्नपूर्णा सिंह एक बार फिर से आगे हैं। 2 नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर, यानी सिर्फ एक बार के बाद अभी दोनों प्रत्याशी अपनी बढ़त नहीं बना पाए हैं। निर्दल प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो सीट है ये इनकी पारिवारिक सीट है, 2 दशकों से इस परिवार का कब्जा है, और अब जो स्थितियां सामने है उसमें यह है कि अन्नपूर्णा सिंह लगातार बढ़त बनाई। और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में किसको कितने मत मिले, किसको कितने मतों से बढ़त मिली, ये सारी बातें थोड़ी ही देर में आपको एबीपी गंगा पर देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी की जो अपडेट है वो ये है कि अन्नपूर्णा सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए हैं और सुदामा पटेल उनसे पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं।